हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, आज B3 बायोलॉजी में B3 टेस्ट सीरीज का पेपर हुआ है। आइए उसके सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है। ध्यान से पढ़ना है आपको। विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाएं कौन सा पदार्थ बनाती है जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है। बच्चों, इसमें इंटरफेरोन जो है ब यहाँ पर राइट आंसर है। इंटरफेरोन अन्य कोशिकाओं को बचाने में काम में लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसे सर्प ने काट लिया है, जिसके उपचार के लिए डॉक्टर द्वारा एंटीवेनम दवा दी गई है, बताइए सर्प इसके विरुद्ध बने। एंटीवेनम में क्या होता है बच्चों? बनी बनाई एंटीबॉडीज को यहां पर दिया जाता है। तो यानी कि राइट आंसर है बच्चों यहां पर ब। अपुनर्योगज जीवाणु की नीली कॉलोनी के विपरीत पुनर्योगज जीवाणु की कॉलोनी श्वेत दिखाई देती है। क्यों सफेद पड़ जाती है कॉलोनी? कॉलोनी का मतलब यहाँ पर समूह बताया गया है बच्चों। पुनर्योगज को अपुनर्योगज से किस तरह अलग पहचाना जा सकता है? पुनर्योगज में तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अल्फा बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम होता है, बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम क्या हो जाता है बच्चों? निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो पुनर्योगज में होता है या अपुनर्योगज में होता है। बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे पुनर्योगज जीवाणु में बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम जो है वो निवेशी निष्क्रिय दर्शाता है, यानी कि वो यहाँ पर निष्क्रिय हो जाता है, जिससे बच्चों यहाँ पर जो नीले रंग की कॉलोनी बननी चाहिए थी उस कॉलोनी का रंग जो है रंगहीन हो जाता है, सफेद दिखाई देती है। तो बच्चों आंसर है इसमें अपना ब। पहला पुनर्योगज डीएनए बनाने में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन प्राप्त किया गया था बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर साल्मोनेला टाइफिमुरियम जीवाणु का उपयोग किया गया था पहला पुनर्योगज डीएनए बनाने में। बच्चों, गुथे हुए आटे को पूरी रात गर्म वातावरण में रखने पर वो मुलायम और स्पंजी हो जाता है। पढ़ा था हमने यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के उपयोग घरेलू उसमें। तो यहाँ पर कारण क्या बताना है आपको? यहाँ पर कारण बताना है बच्चों किण्वन क्रिया। किण्वन क्रिया यानी कि सड़ाना, यहाँ पर उस आटे को सड़ाया जाता है, CO2 गैस वगैरह उसमें से निकलती है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB जिसको कहते हैं, पढ़ा है हमने, द्वारा दूध से दही के परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? B12 बहुत फेमस बताया था आपको। आज की पब्लिक जो है अधिकांश लोग इसी विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं। विटामिन B12 किससे मिल सकता है? दही से। मेथेनोजन क्या नहीं बनाते हैं बच्चों? मेथेनोजन जीवाणु CO2, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, O2 गैस यहां पर नहीं बनाते हैं। राइट आंसर है द। एक अध्ययन से पता चला है कि किसी स्थान पर अपशिष्ट जल की BOD निम्न में से किसकी मात्रा के आंकलन से जानी जाती है? बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन की खपत कितनी हो रही है, कितनी ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपयोग में ली जा रही है, उस आधार पर BOD का पता लगाया जाता है। एक रोगी व्यक्ति जिसे शल्य क्रिया द्वारा उपचार किया गया है, इसमें शल्य क्रिया के बाद दर्द निवारक के रूप में प्राय कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बच्चों, दर्द निवारक दवा में अफीम जिसको हम ओपियोइड्स कहते हैं, इसी का ही सब दवाइयों में उपयोग होता है। ओपियोइड्स इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा रोग वाहक जन्य नहीं है? वाहक जन्य का मतलब बच्चों यानी कि किसी रोग को दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने के लिए किसी प्रकार के वाहक की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों, वो है कैंसर रोग। कैंसर रोग एक व्यक्ति तक ही सीमित होता है, ये असंक्रामक रोग के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कोश की अवरोध यानी कि रोध है। कोश के अवरोध में बच्चों आपने देखा यहाँ पर उपरोक्त सभी लिम्फोसाइट भी जानी जाती है, मोनोसाइट, PMNL, उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर है इसका। बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विधि नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी में कौन सी विधि आपने नहीं पढ़ी? ध्यान से देखिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी हुई है, PCR, जीन गन, क्रायो प्रिजर्वेशन विधि आपने नहीं पढ़ी होगी। तो राइट आंसर है द। धूम्रपान के लिए सत्य कथन का चयन कीजिए। इसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा घट जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा घट जाती है जबकि यहां पर बढ़ जाती है। तो ये यहां पर असत्य कथन है। दूसरा है इसके कारण BP रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है।
तंबाकू को खाया पिया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। ये ठंडा या प्रगति का प्रतीक माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। युवा पीढ़ी इसको ठंडा या प्रगति का प्रतीक मानती है। धूम्रपान करने को वो सोचते हैं कि ये एक जो बड़े लेवल के या बड़े जो धनाधिकारी हैं उनकी तरह उनको यूं फीलिंग आती है कि हम इससे बड़े आदमी की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा घट जाती है। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे स आंसर यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन बिल्कुल, दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है, बीपी रोग की संभावना बढ़ जाएगी, इसे खाया पिया जा सकता है, और तीसरा है प्रगति का प्रतीक। तो राइट आंसर है बच्चों स। देखिए ध्यान से यहां पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग औद्योगिक उत्पाद को बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीव निम्न में से किस औद्योगिक उत्पाद को बनाने में सक्षम नहीं है? क्या नहीं बनाते हैं सूक्ष्म जीव? बच्चों सूक्ष्म जीव जो है पादप नहीं बनाते हैं। तो राइट आंसर है बच्चों यहां पर द। निम्न में से सिट्रिक अम्ल का प्राप्ति स्रोत लिखिए। सिट्रिक अम्ल बच्चों यहां पर एस्परजिलस नाइगर जो कवक है उससे प्राप्त होती है। पढ़ाया आपने अच्छी तरह। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जाना जाता है इनको। प्लाज्मोडियम द्वारा होने वाला दुर्दम या मेलिग्नेंट सबसे गंभीर मलेरिया होता है। फेल्सीपेरम यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, सबसे खतरनाक मलेरिया इसके द्वारा होता है। जैव सक्रिय अणु जिसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण में इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए इसमें यहां पर आंसर राइट है बिल्कुल। यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषमजात परपोषी कोशिका में व्यक्त होती है तो उसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा आपको बता रखी थी। स्विस पनीर में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनियाई जीवाणु। ध्यान रखिएगा, आपको स्विस पनीर बनाने के लिए इस जीवाणु का उपयोग करना पड़ेगा। अति लघुरुत्रात्मक प्रश्न आ चुके हैं बच्चों। दो प्राथमिक लसिका अंग के नाम लिखिए। अस्थि मज्जा और थाइमस बिल्कुल मुख्य लसिका अंग माने गए हैं। निम्न चित्र में ABC को पहचान कर उनके नाम लिखिए। चित्र यहाँ पर बताया गया है बच्चों। लसिका ग्रंथियां A, B थाइमस ग्रंथि जो वक्ष भाग में पाई जाती है, और C है लसिका वाहिनियां जो पूरे शरीर में इस तरह पाई जाती है। वर्णन योग्य चिन्ह को स्पष्ट कीजिए। बच्चों आपने उस समय भी जब क्लास ऑफलाइन क्लास में आपने भी पूछा था, मैंने बहुत अच्छे ढंग से दो बार इसको समझाया, तीन बार समझाया। वर्ण योग्य चिन्ह वास्तव में क्या माने गए हैं? वर्ण योग्य चिन्ह अरूपांतरज को पहचान कर उसे नष्ट कर देते हैं और रूपांतरज की चयनात्मक वृद्धि को प्रेरित करते हैं। यानी कि जिस जीवाणु में रूपांतरण हो गया है उसकी वृद्धि को तो प्रेरित करते हैं, और जिस जीवाणु में जीन या DNA डालने के बाद भी रूपांतरण नहीं हुआ उसको हम अरूपांतरज कहते हैं, तो उसकी वृद्धि को ये रोक देते हैं। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के अंतर्गत एक कवक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पादप रोग के उपचार में किया जाता है तथा इसी से संबंधित बटरफ्लाई यानी कि कैटरपिलर को नियंत्रित करने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। ट्राइकोडर्मा कवक एकमात्र बच्चों ऐसी कवक है जिसका उपयोग पादप रोगों को ठीक करने में किया जाता है। और बच्चों यहाँ पर जीवाणु का नाम पूछा है जो बटरफ्लाई यानी कि कैटरपिलर को नष्ट कर देता है, तो वह है बेसिलस थुरिजेंसिस जीवाणु। बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बिल्कुल बड़ा गैस होल्डर आपने देख रखा है, ऊपर बीच में बड़ा डाइजेस्टर टैंक है बच्चों। इधर गोबर और जल को डाला जाता है और उधर स्लज टैंक है जिसमें अपशिष्ट गोबर को निकाल कर सीधे खेतों में डाल दिया जाता है जो उर्वरक के रूप में काम करता है। बच्चों जैसे ही डाइजेस्टर में गोबर और जल पहुंचता है यहाँ पर मेथेनोजन जीवाणु की क्रिया चालू हो जाती है और इस क्रिया के फलस्वरूप मेथेनोजन गैस बनती है जो सीधी होल्डर में आ जाती है और होल्डर से यहाँ पर सीधा इसका कनेक्शन घरों में कर दिया जाता है जिससे बायोगैस सीधी घरों में आ जाती है।
बायोगैस किसे कहते हैं? ये विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। इसके समूह में पाई जाने वाली किन्हीं दो अन्य गैसों के नाम लिखिए। बच्चों, बायोगैस जिसको हम जैव गैस के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, ये गैस जो है मेथेन युक्त गैसों का मिश्रण होती है। इसमें CO2, हाइड्रोजन, इस तरह की बहुत सारी गैसें जो है पाई जाती है। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम क्या है? इसमें प्रतिबंधन एंजाइम की भूमिका को स्पष्ट करते हुए प्रतिबंधन एंजाइम ई कोलाई की क्रिया द्वारा पुनर्योगी डीएनए निर्माण के चरण का आरेखी चित्र बनाइए। बिल्कुल, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम क्या होता है बच्चों? इस तरह का अनुक्रम जो दोनों श्रृंखलाओं में एक समान पढ़ा जाता है। जैसे 3 से 5 दिशा में पढ़ रहे हैं तो फिर दूसरी श्रृंखला में भी इसको 3 से 5 दिशा में ही पढ़ना है। यानी कि दोनों दिशा में पढ़ने पर बिल्कुल अभिविन्यास कैसा है बच्चों? दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है, यानी कि दोनों श्रृंखलाओं में एक जैसा पढ़ा जाता है। उसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहते हैं। आइए चित्र की सहायता से इसको समझते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण बताया गया है। किस तरह प्रतिबंधन एंजाइम G और A, जहां पर आपको दिख रहा है बच्चों G और A, यहां से जो है श्रृंखला को काटेगा। G और A यहां पर भी आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल, तो देखो यहां से पूरी सीरीज ऊपर की यहां पर इसने काट दी है। यहां से G के बाद A वाली सीरीज आपको कटी हुई दिखाई दी। ठीक इसी प्रकार बाहरी डीएनए, जिसको हम क्या कहेंगे बच्चों? संवाहक डीएनए, उसका भी सेम यही पैटर्न होता है काटने का। तो यहां से G से इधर का उसने काट दिया। अब यहां पर आप देखेंगे G के बाद A वाली सीरीज पूरी गायब हो रही है। तो यहां पर जैसे ही ये कटा हुआ भाग इससे जुड़ेगा, कंप्लीट पूरा एक डीएनए आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा होगा। बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन करने से संबंधित एक विधि का नाम लिखिए। इस विधि में एक जेल का नाम और एक अभिरंजक का नाम लिखिए। बच्चों, डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन बोर्ड में इतनी बार पूछ लिया गया है बच्चों। बताया था आपको कि यहाँ पर ये शब्द आपको ध्यान रखना है, पृथक्करण और विलगन। यहाँ पर जो है डीएनए की कौन सी विधि में काम में लेना है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में है। इस विधि में जेल का नाम एगारोज जेल का उपयोग किया जाता है, जिसमें छिद्र पाए जाते हैं बच्चों, जिस जेल की मुख्य विशेषता है। बच्चों, इसमें रंगने के लिए यानी कि अभिरंजक करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। क्लोनिंग संवाहक किसे कहते हैं? क्लोनिंग संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु कोई 3 विशेषताओं के नाम लिखिए। क्लोनिंग संवाहक बच्चों उसे कहते हैं जो जीवाणु कोशिका में मुख्य गुणसूत्र के अतिरिक्त एक और गोलाकार डीएनए पाया जाता है, जिसे यहाँ पर क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। उसी डीएनए को निकाला जाता है और उसमें वांछित जीन या वांछित डीएनए को जोड़कर वापस इसे परपोषी कोशिका में भेज दिया जाता है। इसकी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है। प्रतिकृतियन का उत्पत्ति, प्रतिकरण की का उत्पत्ति स्थल होता है बच्चों ये, यानी कि यहाँ से ही प्रतिकृति की शुरुआत होती है। इसमें जो प्रतिकृति का उत्पत्ति स्थल, जिसको ORI के नाम से भी जाना जाता है, उसी स्थान पर जो है यहाँ पर प्रतिकृति का प्रारंभ होता है। तो हमें ऐसे संवाहक का चयन करना चाहिए जिसका ORI अधिक प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखता हो। दूसरी चीज देखिए यहाँ पर वर्ण योग्य चिन्हक। बच्चों, वर्ण योग्य चिन्हक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पहले भी बताया था। जिस जीवाणु में रूपांतरण हो गया है और जिस जीवाणु में रूपांतरण नहीं हुआ है, वर्ण योग्य चिन्ह उनको पहचान लेंगे, और जिसमें रूपांतरण नहीं हुआ है उस जीवाणु को नष्ट कर देंगे। क्लोनिंग स्थल, बच्चों क्लोनिंग स्थल में ध्यान रखना है कि हमें वर्ण योग्य चिन्हक के साथ साथ वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्हकों की भी आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्रोमोजेनिक पदार्थ कहते हैं। ये क्रोमोजेनिक पदार्थ लिए जाते हैं और ये क्रोमोजेनिक पदार्थ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे पुनर्योगज की जो कॉलोनी है, जीवाणु की जो कॉलोनी है, वो बनने वाली कॉलोनी रंगहीन हो जाती है और अपुनर्योगज जीवाणु की कॉलोनी नीले रंग की दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्लोनिंग स्थल में आपको ये सारी बात बतानी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछी गई है? केवल विशेषताएं। जैव उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 जैव उर्वरक
के नाम लिखे। बायो फर्टिलाइजर बच्चों जो मृदा की पोषक उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देते हैं, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देते हैं, उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। दो जैव उर्वरक साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, ये जीवाणु है बच्चों जो यहाँ पर मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है। ओपियोइड्स क्या है, इसका मशहूर नाम लिखते हुए इसकी रासायनिक संरचना बनाइए। बच्चों ओपियोइड्स वे ड्रग्स है जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत पत्र में उपस्थित ओपियोइड ग्राहियों से जुड़ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं यहाँ पर ओपियोइड्स। तो स्मेक के नाम से बहुत फेमस है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। डाई एसिटिल मॉर्फिन होती है, ये रासायनिक दृष्टि से सफेद रंग का गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है। आइए इसकी संरचना देख लेते हैं। बताया था आपको इस संरचना यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज आपको ध्यान रखनी होगी बच्चों, क्योंकि ये जो संरचना है इसमें अपन किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते। नॉर्मली आपको ये संरचना बनानी आनी चाहिए, आ चुकी है बोर्ड एग्जाम में भी पहले भी। पश्च विषाणु का मानव शरीर में प्रवेश किस प्रकार से होता है समझाइए तथा पश्च विषाणु की प्रतिकृति का नामांकित चित्र बनाइए। बिल्कुल पश्च विषाणु रेट्रोवायरस जिसे कहते हैं बच्चों, जिसमें आरएनए जीनोम को ढकने वाला आवरण पाया जाता है, उसे पश्च विषाणु कहते हैं। सबसे पहले ये शरीर में प्रवेश करने के बाद सीधा बृहदबक्षकाणु जिसको मैक्रोफेज कहते हैं उसमें प्रवेश कर जाता है, जो हमारे शरीर की सुरक्षा पंक्तियां हैं, और उसमें आरएनए जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुय डीएनए में बदल जाता है। विषाणुविक डीएनए यानी कि वायरस के डीएनए में यहाँ पर चेंजेज हो गया, वो आया था आरएनए के रूप में, और अब उसने कोशिका के अंदर आकर अपने आरएनए को डीएनए में बदल दिया है। देखिए उसके बाद जैसे ही वो परपोषी कोशिका के डीएनए में सम्मिलित होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने के लिए निर्देश देता है। यानी कि बच्चों पूरी कोशिका पर उस वायरस के डीएनए ने अधिकार कर लिया है। परपोषी यानी कि मानव जो है, अब मानव की कोशिका जो है अब वही चीज बनाएगी जो डीएनए वायरस का डीएनए चाहेगा। देखिए परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बृहदबक्षकाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और इस तरह से एचआईवी फैक्ट्री का काम करने लग जाती है हमारी कोशिका। एचआईवी सहायक टी लिम्फोसाइट जिनको लसीकाणु कहते हैं, एक प्रकार का उपसमुच्चय है जिसके बारे में यहाँ पर आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बताया गया है प्रतिकृति बनाता है, संतति विषाणु पैदा करता है। यानी कि अब यहाँ पर जो प्रोटीन बना है अब उस प्रोटीन को यहाँ पर बदल दिया जाएगा पूरे वायरस में। एचआईवी वायरस का निर्माण इस तरह होता है। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरी टी लिम्फोसाइट पर हमला करते हैं। ये क्रम लगातार चलता रहता है बच्चों, और देखते ही देखते कुछ ही समय में पूरे शरीर पर इनका साम्राज्य हो जाता है। वायरस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट इनसे बना होता है, मैक्रोफेज से बना होता है, अब उनकी संख्या कम पड़ने लगती है और वायरस से जो लड़ाई होती है उसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हार जाता है। तो वो यहाँ पर आपने देखा एड्स रोग में हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र गड़बड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप देखिए यहाँ पर रोगी के वजन कम हो जाता है, बुखार और दस्त शुरू हो जाते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, इसमें दो अंतर स्पष्ट कीजिए। जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षा पैदा होते ही इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है बच्चों। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी गति से होती है, ध्यान रखिएगा। सक्रिय प्रतिरक्षा तब काउंट करनी है बच्चों जब कोई एंटीजन या प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारा शरीर उसको नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा यानी कि विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाता है। तो ये धीमी गति से होती है क्योंकि इसमें समय लग जाता है पहचानने में और प्रोटीन बनाने में। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं बच्चों? निष्क्रिय प्रतिरक्षा उसे कहते हैं जिसमें बाहर से बनी बनाई प्रतिरक्षियों को रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है और उसके एंटीजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करवाई जाती है। तो यहाँ पर ये तीव्र गति से होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर बनी बनाई प्रतिरक्षी हमने रोगी के शरीर में भेजी है, तो ये बहुत तीव्र गति से क्रिया करती है।
दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आ चुके हैं बच्चों। वाहित मल किसे कहते हैं? वाहित मल उपचार में द्वितीयक उपचार को समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे। वाहित मल शहरों में यहाँ पर जो नालियों का, घरों की जो नालियां हैं उनसे गंदा मलमूत्र बाहर निकाला जाता है, उस गंदे मलमूत्र को ही हम यहाँ पर जो है कहते हैं वाहित मल। सीवेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। द्वितीयक उपचार यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिक बहिस्त्राव को बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है, जहां लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है, वायु को इसमें पंप किया जाता है। बच्चों यहाँ पर वायवीय माध्यम देना बहुत जरूरी होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जीवाणु उत्पन्न हो और वो गंदगी का तेजी के साथ भक्षण कर सके। लाभदायक वायवीय सूक्ष्मजीवों की प्रबल शक्ति वृद्धि यहाँ पर समूह बना लेती है, झुंड बना लेती है, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं बच्चों फ्लॉक्स कहते हैं। और ये फ्लॉक्स तेजी से उस सूक्ष्मजीव के साथ क्रिया कर लेते हैं और वहां पर जो है अब वो उसके साथ नीचे बैठ जाते हैं। उन फ्लॉक्स यानी कि झुंड होते हैं, वो तेजी से गंदगी को खाना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप बहिस्त्राव के बीओडी यानी कि मत रूप ये घटने लग जाती है। बीओडी का घटना बहुत जरूरी है बच्चों। बीओडी 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए सूक्ष्मजीवों के द्वारा उपयोग में ली जाती है। बच्चों बीओडी ज्यादा है तो समझिए यहाँ पर कि गंदगी बहुत ज्यादा है। बीओडी कम है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, तो समझिए यहाँ पर उसमें गंदगी कम हो गई है। आप देखेंगे बच्चों बताया गया है यहाँ पर किस तरह बीओडी जो है तेजी से घट रही है। वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जबकि बीओडी घट न जाए। बिल्कुल करेक्ट बात यहाँ पर आपके सामने है। बीओडी बढ़ना अच्छी चीज नहीं है, बीओडी को कम करना है। वाहित मल की तो जीवाणु तेजी से यहाँ पर उसका अपघटन कर रहे हैं, जिससे लगातार बीओडी घटती जा रही है, अवशिष्ट पदार्थ कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बनिक पदार्थों का मापन ही बीसीओडी, यहाँ पर बीओडी बताया गया है। जब वेट जल का बीओडी अधिक होगी तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी, बताया गया है। तुलना करके आपके प्रैक्टिकल में भी है बच्चों। अगर यहाँ पर किसी जल की बीओडी ज्यादा आ रही है तो आपको ध्यान रखना है कि वो ज्यादा गंदा जल माना जाएगा। एक बार वाहित मल अथवा वैध जल की बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब इस बहिस्त्राव को निसादन टैंक में डाला जाता है, जहां जीवाणु के झुंड इसे अवसाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। बच्चों अवसाद का मतलब होता है नीचे बैठ जाना, गंदगी सहित जीवाणु नीचे बैठ जाएंगे। इस अवसाद को सक्रियतापंक कहा जाता है। सक्रियतापंक के छोटे से भाग को फिर से वायवीय टैंक में पंप किया जाता है। कैंसर रोग क्या है? कैंसर रोग के प्रसार के कोई 2 उचित कारक बताकर कैंसर रोग का अभिज्ञान और निदान लिखिए। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैंसर रोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आता है, तो यहाँ पर आपकी विशेष तैयारी के लिए ही ये टेस्ट सीरीज और इस तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाल रखे हैं, जो निशांस कोचिंग की एक मुख्य विशेषता है। टेस्ट सीरीज में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप यहाँ पर आपको एक चैलेंज मिलता है ताकि आप यहाँ पर जो है सामना कर सके बोर्ड परीक्षा का जो आने वाली है। देखो कैंसर रोग उस समय भी इंपॉर्टेंट बताया था आपके लिए। कैंसर रोग यहाँ पर जो है कैंसर की जो कोशिकाएं होती है बच्चों, उनकी कोशिकाओं की क्या विशेषता है? वो कोशिकाएं इतनी तीव्र गति से विभाजन करती है तो कैंसर कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, जिसको अर्बुद या ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। कैंसर ट्यूमर, बिल्कुल सही सोचा बच्चों, कैंसर ट्यूमर जिसको कहते हैं। अब यहाँ पर कारण बताना है, इसका प्रसार कैसे हो सकता है बच्चों कैंसर रोग का। तो यहाँ पर कारण ये है कि जो स्मोकिंग का या धूम्रपान का जो धुआं होता है उसमें कार्सिनोजन होता है, यानी कि कैंसर कारक उसके अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में जो प्रोटोऑन्कोजीन होता है उस प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में बदल देते हैं। बच्चों आजकल डायरेक्ट ऑन्कोजेनिक वायरस भी पर्यावरण में आ चुके हैं, जो डायरेक्ट ही कैंसर रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। कैंसर अभिज्ञान और निदान समझाइए। बिल्कुल, कैंसर अभिज्ञान और निदान का मतलब होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया गया है इसे एक बार। आपको मेन टारगेट ये ध्यान रखना है कि कैंसर अभिज्ञान और निदान होता क्या है।
बच्चों, कैंसर अभिज्ञान और निदान का मतलब यहाँ पर है कि जो कैंसर रोग है अगर उसका बाद में इलाज होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। कैंसर अभिज्ञान और निदान का मतलब ये कहना है यहाँ पर कि अगर कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में पता लगा लिया जाए बच्चों तो इस रोग से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि इस रोग का प्रारंभिक अवस्था में उपचार संभव है, किसी प्रकार की कोई डरने की इससे आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि क्या बायोप्सी सही रहेगी। बिल्कुल, बायोप्सी में जिस अंग पर आपको शंका है कैंसर की तो उस अंग का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे लैब में भेजा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है कि कहीं इस अंग में कैंसर कोशिका तो नहीं है। इसके बाद और भी हमारे पास तरीके हैं बच्चों। गणना का तरीका है, कोशिकाओं की आप बढ़ती हुई कोशिकाओं की संख्या गणना कीजिए कि कहीं ये ज्यादा तो नहीं बढ़ रही, नॉर्मल रेंज में अगर बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा कोशिका विभाजन हो रहा है तो एक कैंसर का यहाँ पर लक्षण हो सकता है। अस्थि मज्जा परीक्षण से भी पता लगाया जा सकता है बच्चों। यहाँ पर ल्यूकेमिया यानी कि बहुत ज्यादा WBC की संख्या हो रही है तो वो भी एक सफेद द्रव जो त्यागा जाता है वो भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। जिस ऊतक पर शक होता है बच्चों उसको यहाँ पर काट कर जो है लैब में भेजा जाता है, बायोप्सी जिसको कहते हैं, एक हिंदी का नाम ध्यान रखेगा, जीवती परीक्षा। जीवती परीक्षा यानी कि बायोप्सी। आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? रेडियोग्राफी टेक्निक का उपयोग करेंगे, एक्स किरणों का उपयोग करेंगे, टोमोग्राफी, सिटी स्कैन जिसका हम नाम जानते हैं, MRI, बहुत बड़ी बड़ी इस तरह की टेक्निक होती है बच्चों जिनसे वायरस और कोशिकाएं छिप नहीं सकती है और हमारे शरीर में शीघ्र ही इनका पता लगाया जा सकता है। तो आपने देखा अगर बाहर से पता लग रहा है किसी अंग पर आपको शंका है तो आप बायोप्सी करा सकते हैं, और अगर आंतरिक अंगों में कैंसर हो रहा है जैसे फेफड़े, लंग्स वगैरह हैं तो फिर यहाँ पर MRI, CT स्कैन इन तरीकों का उपयोग करके कैंसर का पता लगाया जा सकता है। जीवित ऊतकों में पैथोलॉजिकल कार्यकल परतों का एकदम सही पता लगाने के लिए MRI टेक्निक बहुत अच्छी है बच्चों, ये भी यहाँ पर आपने देखा। एक लास्ट उपाय और है बच्चों, विशिष्ट कैंसर विशिष्ट प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया। यहाँ पर अगर आप में शरीर में प्रतिजन बन चुके हैं तो हम प्रतिरक्षी भेजेंगे, प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में क्रिया कर लेते हैं। अगर इस प्रकार की क्रिया हो रही है तो इसका मतलब कैंसर है बच्चों। प्रतिजन अगर है ही नहीं तो प्रतिरक्षी जो हमने भेजी है वो किससे क्रिया करेगी, तो इसका मतलब उसमें कैंसर रोग नहीं है। समझते हुए आपको आराम से क्वेश्चन का आंसर देना है। निम्न रोग को स्पष्ट कीजिए। एलर्जी और स्व प्रतिरक्षा रोग। बच्चों, एलर्जी तो आप जानते हो पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अतिरंजित अनुक्रिया करता है, यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्शन कर लेता है जो पर्यावरण में मौजूद तत्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल धुआं है या फिर धूप है, अगर धूप में जाते ही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अतिरंजित अनुक्रिया करता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, तो हम उसे एलर्जी नाम देते हैं। बच्चों, ऐसे पदार्थ जो यहाँ पर एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें एलर्जन कहते हैं, और इसमें IgE एंटीबॉडी मुख्य भूमिका निभाती है, यही यहाँ पर लक्षण प्रकट करवाती है। एलर्जन के यहाँ पर उदाहरण है धूल में चिंचिड़िया, पराग, प्राणी लघु शल्क आदि। धुआं, सिगरेट का धुआं भी ले सकते हैं आप, इसमें सूर्य का प्रकाश भी आ सकता है बच्चों, पराग कण भी आ सकते हैं। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षण में छींकना, आंखें लाल हो जाती है, बहती नाक, सांस लेने में कठिनाई होना, ये सब एलर्जी रोग के मुख्य उदाहरण माने गए हैं। बच्चों, स्व प्रतिरक्षा रोग किसे कहते हैं? स्व प्रतिरक्षा रोग में आपने देखा कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है बच्चों वो यहाँ पर एंटीजन को पहचान कर उसे नष्ट कर देता है, लेकिन इस बार प्रतिरक्षा तंत्र यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका है और वो खुद की जो कोशिकाएं होती है, शरीर की कोशिकाएं होती है बच्चों, उन शरीर की कोशिकाओं को क्या समझ बैठा? प्रतिजन समझ बैठा। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की कोशिकाओं को ही प्रतिजन समझ बैठेगा तो बताओ वो उन्हें नष्ट करने की कोशिश करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा। तो इसी को यहाँ पर स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं, यानी कि खुद की कोशिकाओं को नष्ट करके वो ऐसा समझ रहा है कि वो रक्षा कर रहा है।
यहाँ पर रोमेटॉइड अर्थराइटिस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रियाओं के नाम लिखिए। बिल्कुल बच्चों, प्रतिरक्षा रोगाणु से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। यहाँ पर तरल प्रतिरक्षा और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा यहाँ पर बताई गई है। प्रतिरक्षी अणु की संरचना का यहाँ पर चित्र बनाया गया है। वाई आकृति की संरचना पढ़ी थी आपने। वाई आकृति की संरचना में यहाँ पर देखिए लघु श्रृंखला, दीर्घ श्रृंखला, H2L2 के नाम से भी इसको जाना जाता है। बच्चों H2 का मतलब यहाँ पर हैवी, L का मतलब लाइट, यानी कि हल्की, और दीर्घ श्रृंखलाएं, भारी श्रृंखलाएं यहाँ पर बताई गई है। निबंधात्मक प्रश्न में आप देखिए वायु संचारित रोगों के नाम बताते हुए किसी एक रोग के रोगजनक, इसके प्रसार की विधि और इसके 2 लक्षण लिखिए। बच्चों, वायु द्वारा संचारित रोग का नाम है निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इसके निमोनिया रोग के उत्तरदायी कारक होते हैं। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छींकने या कासने पर उसके जो द्रव निकलता है, उस द्रव में जो बूंदें होती है वो बूंदों में यहाँ पर ये जीवाणु होता है और ये सीधा जो है छींकने या कासने से फैलता है। क्या होता है इसमें? फुफ्फुस के जो वायु कोष्ठ हैं उनकी भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है और श्वास लेने में व्यक्ति को अत्यधिक कठिनाई होती है। बच्चों, ठिठुरन, ज्वर, काशी, सिर दर्द इसके मुख्य लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। मलेरिया रोग का निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्टीकरण कीजिए। रोगजनक का नाम बताना है। प्लाज्मोडियम। रोग का प्रसार कैसे होता है? मादा एनोफ्लिज मच्छर के द्वारा। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र बच्चों पढ़ा है हमने। परपोषी का नाम बिल्कुल। तो यहाँ पर देखा आपने प्लाज्मोडियम जो है उसके द्वारा तो ये फैलता है। इसकी जातियों का नाम आपको ध्यान रखना है। वाइवेक्स है, फेल्सीपेरम है, मेलेरी है, ये सब जातियां यहाँ पर है। और इसमें देखिए आप सबसे खतरनाक जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा होता है। जब संक्रमित मादा एनोफ्लिज मच्छर दूसरे को काटती है तो ये हजारों स्पोरोजोइट जो है मानव के रक्त में छोड़ देती है। यानी कि इसका प्रसार का जो तरीका है वो है मादा एनोफ्लिज मच्छर। मादा एनोफ्लिज मच्छर के द्वारा ये रोग होता है। बच्चों, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है किस तरह जो है ये अटैक करता है, किस तरह इसके लक्षण प्रकट होते हैं। सबसे पहले देखिए आप हजारों स्पोरोजोइट जो है मच्छर यहाँ पर काटते हुए आपको दिख रहा होगा। स्वस्थ मनुष्य को लीवर में गया, यकृत कोशिकाओं का भक्षण किया, ग्लाइकोजन को खाया, वापस आरबीसी में गया, आरबीसी को खाना यानी हीमोग्लोबिन को खाना शुरू कर दिया और अपनी संख्या भी बढ़ा ली। और यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस यानी कि नर और मादा में इसका यहाँ पर रूपांतरण बताया गया है। बन चुके हैं नर और मादा युग्मक। बच्चों, यहाँ पर नर और मादा युग्मक का निषेचन यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि व्यक्ति के शरीर का ताप ज्यादा होता है। अब ये बाहर आने की कोशिश करते हैं तो कोई दूसरा मच्छर आता है, वो इसके रक्त को पी लेता है, तो रक्त के साथ साथ नर और मादा जो बने हैं गैमेटोसाइट अवस्था मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाती है। मच्छर के शरीर में प्रवेश करता हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है। मच्छर के शरीर में ही इनका निषेचन होता है। निषेचन के बाद युग्मनज, युग्मनज से वापस स्पोरोजोइट यानी कि भ्रूणी अवस्था खत्म हो जाती है, स्पोरोजोइट का निर्माण हो जाता है और ये स्पोरोजोइट ही इनकी संक्रमित अवस्था होती है। संक्रामक अवस्था यानी कि रोग उत्पन्न करने वाली अवस्था। जैसे ही वापस कोई मच्छर आता है या ये मच्छर जिसमें स्पोरोजोइट बन चुका है ये दूसरे व्यक्ति को खाएगा, स्वस्थ व्यक्ति को खाएगा, तो उसके शरीर में हजारों स्पोरोजोइट रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। बच्चों, लाभकारी जीन प्रवर्धन की विधि का नाम लिखते हुए इस विधि को विस्तार समझाइए और आवश्यक चित्र बनाइए। बिल्कुल, पीसीआर टेक्निक को ही हम यहाँ पर प्रवर्धन विधि कहते हैं। लाभकारी जीन यानी कि डीएनए का प्रवर्धन पीसीआर टेक्निक के द्वारा किया जाता है। बच्चों, पीसीआर में आप देखेंगे यहाँ पर कि जो डीएनए होता है उसका कुछ ही समय में यहाँ पर लाखों प्रतियां यहाँ पर बन जाती है। आइए सबसे पहले एंजाइम का नाम देखते हैं, टेक डीएनए पॉलीमरेज, जो इस क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। ये डीएनए को देखो टुकड़ों में, ये सबसे पहले डीएनए को गर्म किया, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग हो चुकी है। बच्चों, दिख रही है आपको साफ साफ, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग हो गई, देखिए। और यहाँ पर जो है ये डीएनए का बनना शुरू हो गया क्योंकि टेक डीएनए पॉलीमरेज हमने ले लिया। ये तेजी से न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करता है, वापस नया डीएनए बनना
यहाँ पर शुरू हो चुका है। और कुछ ही समय में देखो वास्तव में एक डीएनए था और अब कितने डीएनए बन गए बच्चों, 2 डीएनए यहाँ पर बन चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है पीसीआर, नीट में भी कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक चरण आपको ध्यान रखने हैं, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और प्रसार। बच्चों पीसीआर ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम गर्म करेंगे इसको। उच्च डिग्री पर गर्म करने से जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच जो हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है और डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती है। अब यहाँ पर अलग होने के बाद टेक डीएनए पॉलीमरेज तेजी से न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करता है और नया डीएनए बनाना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में एक नया डीएनए बनकर तैयार हो जाता है। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। बायोरिएक्टर क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को बताते हुए साधारण बिलोडन होज बायोरिएक्टर को चित्र से दर्शाइए। बच्चों अगर हमें व्यवसायिक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो है उनका उपयोग करना रहता है तो हम यहाँ पर बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं। बायोरिएक्टर उसे कहते हैं, बड़े पात्र होते हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में पोषक पदार्थ जो भी हमें एंटीबायोटिक वगैरह है, एंजाइम वगैरह है वो बनाते हैं, तो उसे हम यहाँ पर कहते हैं बच्चों बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में क्या क्या हो सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बायोरिएक्टर में यहाँ पर आप देखेंगे वांछित उत्पाद को पाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करवाई जाती है। पीएच मीटर, ताप, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें जो है उसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। तब जाके जीवाणु तेजी से संवर्धन माध्यम यानी कि पोषक पदार्थ जो हमने डाला है उसका तेजी से भक्षण करेंगे और अपनी संख्या बढ़ाएंगे। जीवाणु की संख्या बढ़ेगी बच्चों तो हमारा जो प्रोडक्ट है यानी कि एंटीबायोटिक जो है वो पदार्थ भी उन्हीं जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है जिससे उसमें वृद्धि हो जाती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है बिलोडिन होज बायोरिएक्टर जो पूछा गया था ये सबसे ज्यादा काम में लिया गया। इसमें सारी चीजें फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। पीएच मीटर लगा हुआ है बच्चों, देखिए यहाँ पर फेन तोड़ने वाला और यहाँ पर चपटे फलक वाला लगाया गया है ताकि जो है आसानी से मिश्रण को घुमाया जा सके। जीवाणु रहित हवा यानी कि बिल्कुल भी यहाँ पर दूसरे जीवाणु का प्रवेश वर्जित है ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। बच्चों इस तरह आपने देखा कि किस तरह जो है बिलोडन होज बायोरिएक्टर की संरचना और इसकी जो क्रियाविधि है वो आपने यहाँ पर नोटिस कर ली। देखिए पूरा पेपर यहाँ पर अपना सोल्व हो चुका है। जुड़े रहिए आप निशान के साथ, निशान से तो आपकी सफलता निश्चित है।